Hello and welcome to this class of real analysis. I am Rafiq Ahmed, Associate Professor, Government College Karoli. In last video, we have proved a theorem that union of an arbitrary collection of open sets is open. यानी विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी विवृत होता है। विभिन्न समुच्चयों का एक समुच्चय बना लें तो उसको हम संग्रह कहते हैं। समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो तो ये संग्रह परिमित संग्रह कहलाता है, फाइनाइट कलेक्शन। और समुच्चय में जो अवयव हैं वो भी समुच्चय ही हैं, उनकी संख्या अगर अपरिमित है, इनफाइनाइट है, तो ये संग्रह कहलाता है अपरिमित संग्रह या इनफाइनाइट कलेक्शन। परिमित संग्रह और अपरिमित संग्रह को मिलाकर हम कहते हैं स्वेच्छ संग्रह। और स्वेच्छ संग्रह यानी स्वेच्छ संग्रह में दोनों आ जाते हैं, परिमित संग्रह भी और अपरिमित संग्रह भी। स्वेच्छ संग्रह में जितने सेट्स हैं उनका यूनियन बना लें तो वो कहलाएगा स्वेच्छ संग्रह का यूनियन, या उनका इंटरसेक्शन बना लें तो कहलाएगा स्वेच्छ संग्रह का इंटरसेक्शन। अब वो चाहे परिमित का हो सकता है या अपरिमित का हो सकता है। हमने यूनियन वाली थ्योरम में स्वेच्छ संग्रह के यूनियन को इस रूप में व्यक्त किया था, union of all an such that n belongs to I। और अब हम स्वेच्छ संग्रह के इंटरसेक्शन की बात करेंगे। आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं उसमें, तो उसको हम इस रूप में व्यक्त करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ an n belongs to I। तो मतलब ये हुआ कि आज हम जो थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं उसका स्टेटमेंट ये होगा कि कितने भी क्लोज्ड सेट्स हों, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये कुछ क्लोज्ड सेट्स हैं, संवृत समुच्चय हैं। इनकी संख्या परिमित भी हो सकती है और इनकी संख्या अपरिमित भी हो सकती है। ये सब तो हैं क्लोज्ड, संवृत। अब इन सब का इंटरसेक्शन बना लें। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, जिसको शॉर्ट में सिंबॉलिकली ऐसे लिख देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ an such that n belongs to I, where I is index set। अब अगर I में 10 अवयव होंगे तो n 10 मान ग्रहण करेगा तो ये 10 सेट हो जाएंगे। I में अगर अनंत अवयव होंगे तो फिर n अनंत मान ग्रहण करेगा तो ये अनंत सेट हो जाएंगे। इस तरह से ये फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसा भी कलेक्शन हो सकता है। तो उस बात को हमने हाइड किया हुआ है कि ये उसको डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये फाइनाइट कलेक्शन है या इनफाइनाइट, क्योंकि हम प्रूव करना चाहते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए, स्वेच्छ संग्रह के लिए। तो वही सेम प्रूफ फाइनाइट कलेक्शन के लिए भी होगा, वही सेम प्रूफ इनफाइनाइट कलेक्शन के लिए भी होगा। तो हम मिला के फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों प्रकार के कलेक्शन के लिए प्रूव कर रहे हैं, इसलिए इंडेक्स सेट का यूज़ किया है। अब इंडेक्स सेट के फाइनाइट और इनफाइनाइट होने पर ये कलेक्शन फाइनाइट और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मोटे तौर पर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बनता है कि कितने भी सेट्स हों जो कि सब क्लोज्ड हैं और उन सब का इंटरसेक्शन बना लें तो वो भी क्लोज्ड आएगा, ये प्रूव करना है। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे बनता है, जैसे दो सेट्स का इंटरसेक्शन यानी उनका कॉमन पार्ट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये वाला जो हिस्सा है
यानी कि उन एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी हैं तथा बी में भी हैं, वो इंटरसेक्शन कहलाता है। अगर एक तीसरा सेट और हो सी, तो फिर इंटरसेक्शन केवल ये रह जाएगा तीनों का, यानी वो पॉइंट्स जो तीनों में हैं। इसी तरह से इन सब सेट्स का इंटरसेक्शन इस समुच्चय में कौन से अवयव होंगे, इस समुच्चय में वही अवयव हो सकता है जो हर एक में है। मान लो कि ये इंटरसेक्शन 7 सेट्स का होता, A1 से A7, तो अगर कोई एलिमेंट A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में भी है, A4 में भी है, A5 में भी है, A7 में भी है, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। मान लो इन 7 में से कोई सेट, कोई एलिमेंट 6 में है और 1 में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एंड कन्वर्सली बोलें तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन वाले सेट में है तो वो स्पष्ट हो जाएगा उससे कि वो हर एक में होगा। तो ये इंटरसेक्शन का कंसेप्ट होता है। क्लोज सेट का कंसेप्ट हमने कल ही रिपीट किया है और इससे पहले के 5-6 वीडियो में हम रिपीट करते जा रहे हैं, तो वो बहुत अधिक रिपीट मैं आज नहीं कर रहा हूँ। अभी हम थ्योरम के प्रूफ में भी उसको रिपीट कर लेंगे। तो अब हम आते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट पर। थ्योरम का स्टेटमेंट यह है, समवृत्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ भी समवृत्त होता है। दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। तो हमने क्या किया, G इज इक्वल टू सेट ऑफ AN वेयर N बिलोंग्स टू I, समवृत्त समुच्चयों का कोई स्वेच्छ संग्रह है। और कई बार आप बोल चुके हैं कि स्वेच्छ का मतलब है परिमित या अपरिमित, कैसा भी होगा ये, जहाँ I सूचक समुच्चय या इंडेक्स सेट है। तो ये जो G है ये समुच्चयों का समुच्चय है और समुच्चयों के समुच्चय को हम संग्रह बोल देते हैं। इसका हर अवयव अपने आप में एक सेट है और यहाँ दिया हुआ है कि वो क्लोज्ड सेट है। तो A1, A2, A3, A4 जितने भी इसमें हैं वो सब अपने आप में क्लोज्ड सेट हैं। अब इस संग्रह में जितने क्लोज्ड सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन, जिसको कि सिंबल ये दे दिया इंटरसेक्शन ऑफ AN N बिलोंग्स टू I, ये भी क्लोज्ड होगा। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि दिस सेट इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड इसे प्रूव करना है और क्लोज्ड प्रूव करने का 2 तरीके होते हैं, लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट। यानी या तो हम ये करें कि इसका एक सीमा बिंदु मान लें, कोई मान लो कि अल्फ़ा इसका सीमा बिंदु है, और फिर प्रूव कर दें कि वो जो अल्फ़ा सीमा बिंदु माना था वो इसका अवयव भी है, यानी लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट। और कन्वर्स तरीका क्लोज्ड सेट प्रूव करने का वो ये होगा, नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। यानी हम ये मान लें कि कोई इस सेट का अवयव नहीं है, तो फिर सिद्ध हो जाए कि तब वो इसका सीमा बिंदु भी नहीं होगा। इससे भी ये सेट क्लोज्ड प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ हम सेकंड वाला तरीका काम में ले रहे हैं, नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड सेट प्रूव करने के लिए इस इंटरसेक्शन वाले सेट को। तो माना अल्फ़ा बिलोंग्स टू R, यानी अल्फ़ा रियल नंबर तो है, इस प्रकार है, यानी अल्फ़ा ऐसा रियल नंबर है जो इस इंटरसेक्शन वाले सेट का अवयव नहीं है। ये हमने यहाँ मान लिया। अल्फ़ा बिलोंग्स टू R सच दैट अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन वाला सेट। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर अल्फ़ा इंटरसेक्शन में नहीं है तो क्या पता लगता है इससे हमें। अगर अल्फ़ा इंटरसेक्शन में होता तो इसका मतलब होता कि इनमें से हर एक सेट में होगा, वो A1, A2, A3, A4 जितने भी हैं सब में होगा। अगर हमें ये पता चल रहा है कि ये अल्फ़ा इंटरसेक्शन में नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि इस इंटरसेक्शन में जितने सेट शामिल हैं उनमें से कम एक में तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर सभी में होता जब तो इंटरसेक्शन में हो ही जाता। इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा डजेंट बिलोंग टू AN, कम से कम एक N के लिए। यानी कि A1, A2, AN इस कलेक्शन में जितने भी सेट्स हैं उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसमें अल्फ़ा नहीं है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में नहीं।
तो इंटरसेक्शन में नहीं होने का अर्थ यह है कि कम से कम एक में नहीं होगा। अब अल्फ़ा जिस an में नहीं होगा उसी an का सीमा बिंदु भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो an है चाहे कोई सा भी हो, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये सब समृद्ध सेट है, ये दिया हुआ है। और समृद्ध सेट की विशेषता होती है कि जो उसका अवयव नहीं होता वो उसका सीमा बिंदु भी नहीं होता, क्योंकि an समृद्ध है। तो अल्फ़ा डजेंट बिलोंग टू an मीन्स अल्फ़ा इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ an। अब अल्फ़ा an का लिमिट पॉइंट नहीं है का अर्थ लिखें, तो पहले लिमिट पॉइंट होता है का क्या अर्थ होता है, एक बार वो समझें। अल्फ़ा अगर an का लिमिट पॉइंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा को सेंटर मानकर चाहे कितनी भी कम या कितनी भी ज़्यादा त्रिज्या लेकर प्रतिवेश बना लेते तो वो प्रतिवेश में an के अनंत अवयव होते। और अनंत अवयव वाली परिभाषा से पहले हमने एक एटलीस्ट वन एलिमेंट वाली परिभाषा भी पढ़ी थी, उससे और क्लियर होगा। अगर अल्फ़ा an का सीमा बिंदु हो तो इसका मतलब ये भी है कि अल्फ़ा के हर प्रतिवेश में an का अल्फ़ा के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव ज़रूर होगा। और अल्फ़ा के अतिरिक्त यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा खुद तो an का अवयव है ही नहीं, वो तो पता है। तो फिर परिभाषा ये हो जाएगी कि अगर अल्फ़ा an का सीमा बिंदु हो तो अल्फ़ा के हर प्रतिवेश में an का कम से कम एक अवयव होगा। हर प्रतिवेश में, चाहे कितने बड़ा या कितने छोटे प्रतिवेश बनाते जाएं हम, उसमें an का अवयव होगा। अल्फ़ा के सीमा बिंदु होने की, an का सीमा बिंदु होने की जो परिभाषा है उसको अगर हम रियल लाइन पर भी एक बार और समझ लें, तो जैसे ये रियल लाइन है और ये अल्फ़ा है। अगर अल्फ़ा an जो सेट है, an सेट के अवयव रियल लाइन पर ही कहीं ना कहीं होंगे। अगर अल्फ़ा इस सेट का सीमा बिंदु होता तो उसका अर्थ ये होता है कि जैसे अल्फ़ा को सेंटर मानकर हमने एक प्रतिवेश बना लिया, तो इस प्रतिवेश में an का कम से कम एक अवयव होगा अदर देन अल्फ़ा। प्रतिवेश छोटा कर दिया तो उस छोटे प्रतिवेश में भी an का कम से कम एक अवयव होगा, और छोटा कर दिया तो उस और छोटे प्रतिवेश में भी an का कम से कम एक अवयव होगा। ये तो सीमा बिंदु होता तो उसका अर्थ है। अगर हमें ये पता चल रहा है कि ये अल्फ़ा an का सीमा बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा को सेंटर मानकर कोई ना कोई एक प्रतिवेश ऐसा बनाया जा सकता है या ऐसा विद्यमान होगा जिसमें an का कोई अवयव नहीं है। तो ये नॉट ए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, या नॉट ए लिमिट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। वापस हम अपनी बात पर आएँ कि हम यहाँ पर थे, अल्फ़ा डजेंट बिलोंग टू an। तो अल्फ़ा अगर an का एलिमेंट नहीं है तो अल्फ़ा an का सीमा बिंदु भी नहीं है, और अल्फ़ा an का सीमा बिंदु नहीं है का अर्थ ये है कि कोई ना कोई ऐसी त्रिज्या होगी कि जब उतनी त्रिज्या का प्रतिवेश हम बनाएंगे तो उस प्रतिवेश में an का कोई अवयव नहीं होगा, क्योंकि अगर हर प्रतिवेश में ही an के अवयव मौजूद रहें जब तो ये सीमा बिंदु हो ही जाता। तो ऐसा कोई ना कोई प्रतिवेश होगा जिसमें an का कोई अवयव नहीं है। और उसी बात को ऐसे लिखते हैं हम कि दिस नेबरहुड एंड an, इन दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त होगा, वाइड सेट होगा, यानी इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो। तो ये नॉट ए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी। ये नॉट ए लिमिट पॉइंट से क्या पता लगा, वो लिख दिया हमने कि अल्फ़ा पर केंद्रित कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा है जिसमें an का एक भी अवयव नहीं है। अब an एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल an, दोनों की अगर हम तुलना करें तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल an इज ए सबसेट ऑफ an। जैसे कि हम जानते हैं कि दो का ही अगर हम इंटरसेक्शन बनाकर देखें, बात को समझें, तो अगर a और b दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन इज ए सबसेट ऑफ a एंड इंटरसेक्शन इज ए सबसेट ऑफ b। तो जो इंटरसेक्शन होता है वो उसके हर कंपोनेंट सेट का उपसमुच्चय होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेट्स इज ए सबसेट ऑफ an, यानी इसमें an बड़ा सेट है और इंटरसेक्शन जो है वो छोटा सेट है, सबसेट है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इस प्रतिवेश में इस बड़े सेट an का ही कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर इस सबसेट का भी इस इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट
नहीं होगा। वेन डायग्राम से अगर हम इंटरसेक्शन की बात को और थोड़ा क्लियर करना चाहें, जैसे अगर हम बहुत सारे सेट हैं कलेक्शन में, 3 मान लें, A1 A2 A3, 3 सेट हैं और इस प्रकार हैं, तो ये उनका इंटरसेक्शन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल A1 सेट में अल्फ़ा के A1 सेट का अल्फ़ा के प्रतिवेश में कोई अवयव नहीं है, तो जब पूरे A1 सेट का कोई अवयव नहीं होगा तो इंटरसेक्शन का भी नहीं होगा। तो ये बात यहाँ ऊपर आई है। An का कोई भी अवयव इस प्रतिवेश में नहीं है, तो An के सबसेट यानी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल An का भी कोई भी अवयव इस प्रतिवेश में नहीं होगा। और अब इस बात का अर्थ लें, अगर इस इंटरसेक्शन वाले सेट का कोई भी अवयव अल्फ़ा के एक प्रतिवेश में नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि अल्फ़ा इस इंटरसेक्शन वाले सेट का भी सीमा बिंदु नहीं है। अल्फ़ा इंटरसेक्शन वाले सेट का भी सीमा बिंदु नहीं। तो जो अल्फ़ा हमने माना था नॉट एन एलिमेंट, अल्फ़ा इंटरसेक्शन वाले सेट का अवयव नहीं है, ये माना था, और हम पहुंच गए यहाँ पर कि अल्फ़ा इसका सीमा बिंदु भी नहीं। तो नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, ये इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया कि इंटरसेक्शन वाला सेट भी क्लोज्ड सेट होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, यानी समृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ भी समृत होता है। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। एक बार इस थ्योरम के प्रूफ को मैं 2 मिनट में रिवाइज कर लूँ, इसके मेन पार्ट को। इंटरसेक्शन वाले सेट को हमें क्लोज्ड प्रूव करना था और हर एक सेट क्लोज्ड दे रखा था। नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट, ये वाला तरीका हमने क्लोज सेट प्रूव करने के लिए काम में लिया। तो हमने इंटरसेक्शन वाले सेट में मान लिया कि अल्फ़ा उसका अवयव नहीं है। अगर इंटरसेक्शन का नहीं है तो किसी न किसी एक का नहीं होगा, जिस एक का नहीं होगा उस एक का ये सीमा बिंदु भी नहीं होगा, और जिसका ये सीमा बिंदु नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई प्रतिवेश ऐसा होगा जिसमें An का एक भी अवयव नहीं है। अगर इस प्रतिवेश में An का एक भी अवयव नहीं है तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल An का भी एक भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि An से का सबसेट है ये इंटरसेक्शन ऑफ ऑल An। अल्फ़ा An का अवयव नहीं होगा, An का नहीं होगा तो अल्फ़ा An का सीमा बिंदु नहीं होगा, अल्फ़ा An का सीमा बिंदु नहीं होगा तो अल्फ़ा का ऐसा प्रतिवेश मौजूद होगा जिसमें An का एक भी अवयव नहीं है। इस प्रतिवेश में अगर An का एक भी अवयव नहीं है तो फिर इस प्रतिवेश में इंटरसेक्शन ऑफ ऑल An का भी एक भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल An का सबसेट है। तो जब बड़े सेट का एक भी अवयव नहीं है इस प्रतिवेश में, तो सबसेट का भी एक भी अवयव नहीं होगा इस प्रतिवेश में, और इस प्रतिवेश में इंटरसेक्शन का एक भी अवयव नहीं होने का मतलब है कि अल्फ़ा इस इंटरसेक्शन का भी सीमा बिंदु नहीं है। तो नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट। तो इससे प्रूव हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। अब इससे पहले हमने यूनियन वाली थ्योरम प्रूव की थी और ये इंटरसेक्शन वाली थ्योरम प्रूव हुई है। इन दोनों थ्योरम्स को हमने अलग अलग प्रूव किया है। अगर हम सेट्स के यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए जो डी मॉर्गन लॉ होता है उसका यूज़ करें तो इनमें से पहली थ्योरम के प्रूफ से दूसरी थ्योरम ऑटो प्रूव्ड हो जाती है, या दूसरी प्रूव कर लें तो पहली ऑटो प्रूव्ड हो जाती है। तो वो बात भी थोड़ी सी समझ लें। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए? दो समुच्चयों के यूनियन का पूरक उन दोनों के अलग अलग पूरकों का इंटरसेक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी।
एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन का पूरक उनके अलग अलग पूरकों का यूनियन होता है। यानी होल कॉम्प्लीमेंट जब हर एक पर आएगा तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ हैं और ये सब आपके पढ़े हुए हैं पिछली क्लासों में, तो इनके प्रूफ पर हम नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल। दूसरी बात, ये दो समुच्चयों के लिए लिखा है, कितने भी समुच्चयों के लिए डी मॉर्गन लॉ होल्ड करता है। यानी कि 4 समुच्च होते, 10 होते, 20 होते, अनंत होते, तो सबके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, और सबके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बराबर सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। ये डी मॉर्गन लॉ है। और डी मॉर्गन लॉ के उपयोग करें तो ये जो दो थ्योरम हमने पढ़ी हैं, एक ओपन सेट के लिए और एक क्लोज सेट के लिए, एक से दूसरी प्रूव हो जाएगी। जैसे अगर हम ये माने कि यूनियन वाली थ्योरम हमने प्रूव कर ली, ओपन सेट्स के यूनियन वाली थ्योरम जो कल प्रूव की थी, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में प्रूव की थी, वो मान लो प्रूव कर ली। और वो क्या थी कि यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। यानी कितने भी ओपन सेट्स हों, A1 A2 एंड सो ऑन, और इन सब का यूनियन कर लें तो वो भी ओपन होता है। ये थ्योरम हमने कल पढ़ी थी। अब मान लो इस थ्योरम को प्रूव्ड माने और इसका यूज़ करें और डी मॉर्गन नियम का यूज़ करें, तो जो आज हमने थ्योरम प्रूव की है उसका प्रूफ फिर ऐसे बन जाएगा। अब आज वाली थ्योरम क्या थी कि A1 A2 एंड सो ऑन ये सब क्लोज्ड सेट्स हैं और हमें सिद्ध करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। तो पिछली थ्योरम का यूज़ से कैसे आएगा, अगर ये सब क्लोज्ड हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A2, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्लोज्ड हैं तो कॉम्प्लीमेंट्स इनके ओपन सेट्स हो जाएंगे। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गए तो इनका यूनियन, यानी A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन अदर्स, ये भी ओपन होगा ओपन वाली थ्योरम से, कल वाली थ्योरम से। अब यहाँ पे डी मॉर्गन नियम लगाएं तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, यह है विभिन्न समुच्चयों के कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। तो इसको हम कह सकते हैं इन सब समुच्चयों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, या उल्टा देख लो, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता, सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। तो ये और ये सेम है बाय डी मॉर्गन लॉ, तो ये ओपन हो गया तो ये भी ओपन हो गया, और अगर ये ओपन हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अदर्स, ये क्लोज्ड हो जाएगा। ये अल्टरनेटिव है, विकल्प है। यूनियन वाली थ्योरम और डी मॉर्गन लॉ दोनों का यूज़ करके इंटरसेक्शन वाली थ्योरम प्रूव की जा सकती है। एक बार रिपीट करूँ मैं, यूनियन वाली थ्योरम तो हम काम में ले रहे हैं कि कितने भी सेट्स हों वो अगर ओपन हैं तो उनका यूनियन भी ओपन होता है, इसका तो यूज़ करेंगे, प्रूव करनी है। आज वाली थ्योरम यानी विभिन्न सेट क्लोज्ड हैं तो हमें प्रूव करना है कि इन सब का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होगा। तो हमारा स्टेप क्या होगा कि अगर ये सब क्लोज्ड हैं तो इनके पूरक ओपन होंगे, इनके पूरक ओपन होंगे तो इन सब का यूनियन भी ओपन होगा बाय यूनियन वाली थ्योरम। इन सब के पूरकों के यूनियन को इंटरसेक्शन का पूरक लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, ये बाई डी मॉर्गन लॉ। तो अगर ये ओपन है तो ये ओपन होगा, और ये ओपन है तो इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो सी हट जाएगा और ये भी क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये डी मॉर्गन नियम से सिद्ध हो गया कि इंटरसेक्शन क्लोज्ड होगा। उस बात को भी मैंने यहाँ व्यक्त कर दिया है। विकल्प अल्टरनेटिव, डी मॉर्गन लॉ पहले बताया। डी मॉर्गन लॉ क्या है, यूनियन ऑफ एन यानी विभिन्न समुच्चयों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन, एंड विभिन्न समुच्चयों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बराबर सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। तो ये दोनों तो डी मॉर्गन लॉ हैं।
अब अभी जो प्रूव किया था उसी को शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है कि अगर एन सब क्लोज्ड हैं, प्रत्येक एन क्लोज्ड है, तो उनके पूरक ओपन होंगे। पूरक ओपन होंगे तो पूरकों का यूनियन भी ओपन होगा बाई यूनियन थ्योरम, और पूरकों का यूनियन ओपन है तो इस संपूर्ण सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। ये पूरकों, ये जो सेट है ये ओपन है तो ये भी ओपन होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं बाय डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये और ये दोनों सेट सेम हैं, तो अगर ये ओपन है तो ये भी ओपन होगा, फिर ये ओपन है तो सी हट जाएगा तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि थोड़े से जटिल कंसेप्ट हैं, इसलिए मैं कम पोर्शन एक दिन के लिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब थोड़ा इजी मैटर आएगा तो स्पीड भी बढ़ा देंगे। कल हमने यूनियन वाली थ्योरम की ओपन सेट्स के लिए, आज हमने इंटरसेक्शन वाली थ्योरम की क्लोज सेट्स के लिए। अब कल हम क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग का मतलब अभी हमने किया ओपन सेट की यूनियन वाली थ्योरम, ये की थी, और क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन वाली थ्योरम। ये दो थ्योरम हमने कर ली। अब हम उल्टा करेंगे। ओपन सेट के लिए तो इंटरसेक्शन वाली थ्योरम और क्लोज सेट के लिए यूनियन वाली थ्योरम। ये हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।